हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले थे रदरफोर्ड परमाणविक मॉडल, इसको मैं यूट्यूब वीडियो की हेल्प से ही आपको समझा देता हूँ। ये जो सक्सेसफुल जो हमारे प्रेजेंट टाइम में तो नहीं, पर इससे पहले वाले जो हमने जो मॉडल पढ़े हैं उनमें एक सक्सेसफुल रदरफोर्ड मॉडल था जिसमें उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी, एक सोने की एक फॉइल ली थी, उससे अल्फा पार्टिकल का प्रिक्यूजन करके एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था आज हम उसी को समझ लेंगे, और समझने के बाद में देखने के बाद में हम ये भी समझेंगे कि क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। और ये जो मॉडल है इसके निष्कर्ष को हम आज के प्रेजेंट के टाइम जो हम परमाणु पढ़ते हैं उसमें हम उसका कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या लिया था उन्होंने, गोल्ड फाइल ली थी और उन्होंने क्या किया, उस पर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर जो लिखे हैं ये सब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ, उस फॉइल से बिना कुछ इफेक्ट होते हुए सीधे ही चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना विक्षेपित हुए सीधे चले गए। और कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से क्या हुए, विचलित हुए, डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ही परसेंट पार्टिकल क्या हुए, वापस अपने पाथ पर रिप्लेस किए। तो ये कुछ अल्फा पार्टिकल का प्रयोग था जो कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने किया था, या इसके कोई और कलीग जो थे उन्होंने भी किया था मिलकर। लेकिन इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल जो पढ़ते हैं वो रदरफोर्ड का ही पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इससे कॉन्सेप्ट क्या मिले, तो इससे कॉन्सेप्ट हमें मिला। देखिए पहली बात तो ये कि जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या था, तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल हमारा जो था वो धनात्मक था, जिस पर लगभग जो धनावेश आवेश जो होता है, जो प्रोटॉन पर धनावेश होता है उसका डबल होता है। तो अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश था वो दुगुना था किस पर, जो प्रोटॉन पर आवेश था उसके। फिर इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये जो एक्सपेरिमेंट किया परमाणु से संबंधित रदरफोर्ड ने, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो इसके बहुत सारे निष्कर्ष निकले। उनमें से कुछ निष्कर्ष के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखा कि केंद्रीय भाग जो होता है किसी परमाणु का, वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित। और उसी को उन्होंने नाम दिया नाभिक। क्या दिया, नाभिक। इसका पता कैसे चला होगा, भाई ये अल्फा पार्टिकल है, ये कुछ सेंटर वाला जो अल्फा पार्टिकल सेंटर साइड में गया होगा और ये डिफ्लेक्ट होते हुए उन्होंने देखा होगा। तो जब ये डिफ्लेक्ट होते हुए देखा होगा तो जब इसमें कोई धनावेश है तो धनावेश को क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। ये धनावेश और ये भी धनावेश है तो एक दूसरे को क्या किया होगा, प्रतिकर्षित किया होगा। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो केंद्रीय भाग जिसको हम अभी के समय में हम पढ़ते हैं नाभिक, वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, यह धनावेशित भाग परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब परमाणु अगर कहें कि बहुत बड़ा है तो उसमें छोटा सा सेंटर जो पार्ट होता है वो उसकी कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है। मतलब परमाणु बहुत बड़ा होता है लेकिन नाभिक बहुत छोटा होता है। फिर और क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जब ये खाली जगह है तो खाली जगह में तो कुछ और होगा। तो उन्होंने बोला कि जो खाली जगह रहती है जिसमें से जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें कुछ अलग पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम अब इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, जो जे थॉमसन ने डिस्कवरी करके हमें बता दिया था। तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल है वो उनका इफेक्ट उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं मिला। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला देखेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है उसकी वृत्तीय कक्षा में, उसके चारों वृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और परमाणु का बहुत सारा भाग खाली होता है, मतलब इसमें ये पूरा डेंस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, और इसके चारों तरफ जो भाग है वो कैसा होता है, खाली होता है। तो ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष निकले। मतलब ओवरऑल ये हमें ये बताता है, परमाणु का मॉडल ये बताता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। और इन डिसएडवांटेजेस को किसने पूरा किया था, बोहर के मॉडल ने। और बोहर के मॉडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो कमियां थी या जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी, इसको कंप्लीट किया है बोहर ने। इन्होंने किसी भी कक्षा का प्रॉपर तरीके से नहीं बताया था कि ये वृत्तीय कक्षा मतलब एग्जैक्ट कौन सी कक्षा में होगा। स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से नहीं बता पाए थे। और इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया था। और यही चीजें कौन बताते हैं, फिर बोहर के मॉडल में बताते हैं, जो कि हम आगे उसमें पढ़ेंगे। आई होप ये मॉडल समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।